हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे थर्ड मॉक टेस्ट एचपी सेक्टर क्लियर का। इससे पहले हमने आपके साथ दो मॉक टेस्ट शेयर किए थे। इस मॉक टेस्ट का लेवल भी लगभग सेम ही रहेगा लास्ट मॉक टेस्ट की तरह। जो आपके एग्ज़ाम है उसमें 200 क्वेश्चन आने हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। जिस सेक्शन से आपके जितने क्वेश्चन आने हैं, हम उन क्वेश्चन का लगभग हाफ आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से है। क्या दिया है? ए पुत्र है पी का, डी पुत्री है ए की, ई बुआ है डी की, सी पुत्र है ई का। तो सी का ए से रिलेशन बताना है, तो बना लेते हैं साथ साथ। क्या दिया है कि ए पुत्र है पी का, तो पी आ गया ऊपर और ए आ गया नीचे। ठीक है, ए आ गया इसका पुत्र। अब दिया है डी पुत्री है ए की, तो ए की पुत्री आपके पास आ गई डी। ठीक है, मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, बाद में बना लेंगे वो। अब नेक्स्ट है कि ई बुआ है डी की, मतलब बुआ है डी, ई की, तो ए की मतलब क्या हुई वो बहन। ठीक है, तो ए की बहन आ गई ई। ठीक है, अब नेक्स्ट है सी पुत्र है ई का, मतलब कि ई का पुत्र आपके पास आ गया सी। ठीक है, अब पूछा कि सी ए का क्या लगेगा, तो सिंपल है, देखो सी आपके पास पॉजिटिव है, मतलब कि मेल है, तो ए का क्या लगेगा वो भांजा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, भांजा लगेगा वो ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का आपने चयन करना है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपने बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो इन तीनों से बिलोंग नहीं करता। तो सबसे पहले देख लीजिए, ए ऑप्शन क्या दे रखा है कि ए के बाद बी आ रहा है, फिर बाई के बाद जेड आ रहा है। तो जब आप ए बी सी लिखेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पे ए बी और लास्ट में आपके पास वाई जेड। इसी तरह सी के बाद डी और डब्ल्यू के बाद एक्स आता है। ठीक है, ये भी सही है। एफ के बाद आपका जी आता है और टी के बाद आपका यू आता है, ये भी सही बैठ रहा है। नेक्स्ट एक लिखते हैं, जे के बाद आपका के आता है। ठीक है, जे के बाद के आता है बीसी में। पी के बाद आपका आता है क्यू, यहाँ पे गड़बड़ होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पी के बाद आपका आता है क्यू। ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा है इन तीनों से। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रथम 25 सम संख्याओं का जोगफल ज्ञात कीजिए। तो आपके पास चार ऑप्शन है। आपने टेंथ में पढ़ा होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है सम निकालने का, एस एन इजकल टू n/2, दैट इज n अपॉन 2, सॉरी थोड़ा क्या बन गया, a प्लस में l। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आपके पास n मतलब 25 है। ठीक है, n आपके पास दे रखा है 25। अब ए आपकी होती है फर्स्ट टर्म और एल आपकी होती है लास्ट टर्म। ठीक है, अब सम संख्याओं का जोगफल है, तो पहली रकम आपके पास दो आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह दो के बाद अगली रकम कितनी आ जाएगी, दो के बाद अगली रकम चार आ जाएगी। ठीक है, तो ये ए पी बन जाएगी। और लास्ट टर्म इसी तरह आपके पास 25वीं रकम कौन सी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ठीक है, 50 लास्ट टर्म आ जाएगी। मतलब कि इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, जब ए आपके पास आ गया दो, ठीक है, और एल आपके पास आ गया 50, तो 50 प्लस दो कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, तो 52, 52 आपका दो से कट जाएगा, दो से 52 कट जाएगा 26 बार में। ठीक है, 26 बार में कट जाएगा। अब सिंपल है, 25 और 26 को आप गुणा कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 650। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजू अपने घर से 8 किलोमीटर मीटर उत्तर चलता है, तो साथ साथ बना लेते हैं। राजू 8 किलोमीटर चला उत्तर, फिर 6 किलोमीटर पूर्व चलता है। ठीक है, 6 किलोमीटर पूर्व चला वो। अब फिर 16 किलोमीटर दक्षिण चलता है। ठीक है, अब 16 किलोमीटर वो चला दक्षिण। अब पूछा है कि वो घर से कितना किलोमीटर है, यहाँ से स्टार्ट की थी उसने अपनी जर्नी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट की थी और ये यहाँ पे वो पहुंच गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूं, तो ये आपके पास कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपके पास 8 था। ठीक है, तो ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब वो 16 चला है, तो 8 प्लस 8 16। ठीक है, और ये 16 आपके पास 6 था, तो ये 6 है। तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब आपने इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनिस होता है, ये बेस से परपेंडिकुलर। आपको पता होगा ट्रिपलेट्स आपने अगर पढ़े होंगे, तो जहाँ पे अगर 3 हो 4 हो
तो यहाँ पे 5 जाता है, ठीक है। तो जैसे 3 टू द 6, 4 टू द 8, ठीक है। तो ऐसे 5 टू द 10, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 10 किलोमीटर बहुत दूर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। अगला है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। तो इस पैटर्न में आपने बताना है इन चारों में से कौन सा पैटर्न बन रहा है। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, बी के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिर एम, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आपके पास डबल सी आ रहा है। इसी तरह आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे डबल ओ आ रहा है। तो आपके पास पैटर्न बनेगा कि बी के बाद फिर से बी आएगा, एम के बाद एम, सी तो ऐसे रहेगा, एन के बाद एन, डी के बाद डी, ओ के बाद ओ आ रहा है, ई के बाद ई, पी के बाद पी, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे फिट बैठ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या आपके पास एक, फिर दो, दो का स्क्वायर चार, ठीक है। इस तरह तीन का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, चार का स्क्वायर 16, पाँच का क्यूब 125, छः का स्क्वायर 36। तो अगला रकम क्या होगी, सिंपल, सात का क्यूब। सात का क्यूब कितना होता है, 343। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 10 बजकर 20 मिनट दिखा रहा है, तो घड़ी की सुइयां कितना समय दिखाएंगी, ठीक है। दर्पण में बताना है कि आपके पास टाइम क्या है। तो सिंपल, आपके पास अगर दर्पण वाला क्वेश्चन आता है तो सिंपली आपने क्या करना है, 11 बजकर 60, 11 बजकर 60 मिनट में से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो 60 में से 20 माइनस करेंगे तो आ गया 40, 11 में से 10 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है। तो 1 बजकर 40 मिनट सही समय होगा, या फिर दर्पण में समय होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 25:29 है, तो लाभ परसेंटेज आपने फाइंड करनी है। तो सिंपल है, आपके पास लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो सीपी आपके पास दे रखा है 25, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 29 माइनस 25 4। तो प्रॉफिट आपके पास आ गया 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट आ गया। अपॉन में आपके पास सीपी, तो नीचे आ जाएगा आपके पास 25 यूनिट्स। मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 100 से, तो 100 से 25 कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो 4 चौके 16, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 16% उसको लाभ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है कि 28 व्यक्ति किसी काम को 17 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति अधिक हों तो वही काम कितने समय में समाप्त होगा। तो सिंपल है, आपके पास फॉर्मूला होता है M1 × D1 = M2 × D2, ठीक है। पहले आपके पास 28 व्यक्ति थे और काम 17 दिन में पूरा कर रहे थे। अब आपके पास 6 व्यक्ति और हो गए, तो 28 प्लस 6 कितना हो गया, 28 प्लस 6 आपके पास हो जाएगा 34, और मल्टीप्लाई में D2, ठीक है। D2 आपने निकालना है, सॉरी ये D2 नहीं बना अच्छे से, चलो कोई बात नहीं। अब इनको कटिंग कर दीजिए, 17 से 34 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, 17 दूने 34। और इस तरह 2 से 28 कट जाएगा आपका 14 बार में, ठीक है। तो D2 आपके पास आ जाएगा 14 डेज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राम तथा श्याम की आय का अनुपात 5:8 है और उनके खर्चों का अनुपात 1:2 है। तो प्रत्येक की बचत 1500 रुपये हो, तो ए की, सॉरी ए नहीं यहाँ पे आएगा, राम की आय आपने फाइंड करनी है, ठीक है। राम की आय आपके पास मान लीजिए 5x है, ठीक है। 5x आपके पास आ गई राम की आय। अब उसने खर्चा किया 1, तो ये आपके पास 1:2 दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप y मान लीजिए, और जो आपके पास आय का अनुपात है उसको x में मान लीजिए। तो उसके पास जो आपके पास बचत होगी तो वो क्या होगी, आपके पास जो टोटल खर्चा है उसमें से ही आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास बचत आ जाएगी। इसी तरह 5x माइनस वाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1500। इस तरह 8x माइनस 2y करेंगे तो फिर से 1500, ठीक है। अब इसको सिंपली सोल्व कर लीजिए। अब इसको आपने x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 5 = 10, 10x-8 कितना बचेगा, नीचे नीचे बचेगा 2x, ठीक है। y और y, 2y और 2y आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास जहाँ पे 1500 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000। 3000 में से माइनस करेंगे 1500, कितना बचेगा, आपके पास बच जाएगा सिंपली 1500, ठीक है। 1500 इस साइड आ गया। अब आपने 2 से 1500 को काट देना है, 2 से 1500 कट जाएगा 700,
बार में, ठीक है, 750 बार में। तो x आपके पास आ गया 750। अब आपने राम की आय निकालनी है। राम की आय कितनी मानी थी आपने, 5x, ठीक है। तो सिंपली 750 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3750 रुपये। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साइंस से है, दैट इज व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर मैक्सिमम वर्क टू बी डन, ठीक है। तो आपको पता होगा जो आपका वर्क होता है वो आपका इक्वल होता है एफ ऑफ एस इंटू कोस थीटा, ठीक है। आप एफ आपके पास फोर्स होती है और एस आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है, और कोस ऑफ थीटा उनके बीच एंगल होता है, ठीक है। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट पे हम कोस ऑफ थीटा यूज करते हैं। अब आपको पता होगा कि ये जो आपका कोस थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी होती है 0 डिग्री पर, ठीक है। तो 0 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसका मतलब कि एंगल आपके पास 0 डिग्री होना चाहिए, तब आपके पास मैक्सिमम वर्क होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट कज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली आपकी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मेथड विल is most suitable to separate the mixture of ammonium chloride and salt। तो जो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो आपका एक सब्लिमाइम कंपाउंड है, दैट इज जो सीधा सॉलिड से चेंज हो जाता है आपका गैस में, ठीक है। तो आप सब्लिमेशन के द्वारा इजीली इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो अमोनियम क्लोराइड है वो सीधा सॉलिड से वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा, और साल्ट आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल अकम्पनी एन इलेक्ट्रॉन इन emission इन बीटा नेगेटिव डिके, ठीक है। जो बीटा नेगेटिव डिके है, जो आपका बीटा नेगेटिव डिके होता है, इसके एमिशन के दौरान जो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो इलेक्ट्रॉन को कंपनी देता है वो आपका होता है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द जनरल ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए ग्रुप इन प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। मतलब कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर लॉन्ग पीरियड पूछा होता तो आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और लेफ्ट टू राइट आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द सिग्नल दैट हेल्प द प्रोटीन टू मूव इन और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। तो किस सिग्नल का यूज हेल्प कर, किसकी हेल्प से जो आपका प्रोटीन हो है जो न्यूक्लियस से इन और आउट होता है, वो होता है आपका न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी सिग्नल के स्थान पर हम सीक्वेंस का यूज भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इन चारों में से बताना कि कौन सी बीमारी आपकी बैक्टीरिया के कारण नहीं होती है, ठीक है। तो टाइफाइड, टेटनस और प्लेग, ये तीनों बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज चिकन पॉक्स, ठीक है। जो आपकी चिकन पॉक्स है वो वायरस के कारण होती है बीमारी, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया से होने वाली आपकी कॉमन डिजीज कौन सी है, टाइफाइड फीवर हो गया, कोलीरा हो गया, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, और उसके अलावा टेटनस, ठीक है। ये सब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और वायरस से होने वाली कुछ कॉमन बीमारी कौन सी है, दैट इज इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर हो गया और एड्स हो गया, ठीक है। इस तरह प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है, दैट इज मलेरिया और कालाजार, ठीक है। और फंगी से होने वाली दैट इज स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट इट्स कॉल्ड। तो आपको पता होगा जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, दैट फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट को आप कहते हैं जिजुनम, और थर्ड पार्ट को हम कहते हैं इलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वर्क डन इन होल्डिंग ए 25 kg आयरन प्लेट फॉर 25 सेकेंड, ठीक है। तो फिजिक्स की भाषा में देखें, अगर आपने 25 किलो की आयरन प्लेट उठा रखी है 25 सेकंड के लिए, तो आपने वर्क किया है जीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप वर्क क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपकी डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं कुछ भी, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इंग्लिश से है, दैट इज
नेहा वॉज एंग्री डैश हर सेल्फ फॉर मेकिंग सच ए स्टूपिड मिस्टेक। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपने बताना है इन चारों में से क्या आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज विद। नेहा वॉज एंग्री विद हर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट है, आई सेड टू हिम वाई यू वर्किंग सो हार्ड। तो आपने इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में आपने इसको चेंज करना है। तो जब आपके पास क्या दिया है, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, ठीक है। तो आपका ये सेंटेंस जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये आपकी दी हुई है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये प्रेजेंट कंटिन्यूस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक है। इसको आपने चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ प्रोपेल। तो आपने बताना है प्रोपेल का सिनोनिम क्या होता है। प्रोपेल का मतलब होता है टू ड्राइव, टू पुश समथिंग, ठीक है, किसी को पुश करना, ठीक है। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डिराइव, ठीक है। नेक्स्ट है, सिनोनिम ऑफ पीक्यू। इसका सिनोनिम होता है इरिटेट। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंटोनिम ऑफ टर्बुलेंट, ठीक है। आपने बताना है इन चारों में से एंटोनिम कौन सा होता है टर्बुलेंट, ठीक है। तो टर्बुलेंट का मतलब होता है हुड़दंग वगैरह मचाना, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम अर्थात अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेडी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंटोनिम ऑफ कैप्रिसिस। कैप्रिसिस मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा एंटोनिम वो हो जाएगा स्टेडफास्ट, ठीक है, दैट इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। इन चारों में से बताना कि कौन सा वर्ड आपका सही तरीके से लिखा गया है। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज चौबनिस्ट। चौबनिस्ट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के प्रति बहुत ही दृढ़ या फिर किस अपनी रेस के प्रति दृढ़ हो, मतलब कि अपनी रेस या अपने देश को सर्वश्रेष्ठ मानता हो, ठीक है। नेक्स्ट है, although he never learned to read, his exceptional memory and इनअकरिंग माइंड eventually made him a very dash man, ठीक है। तो आपने बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसने, हालांकि उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, लेकिन उसकी शार्प मेमोरी और अद्भुत दिमाग के कारण उसने उसको क्या बना दिया। तो उसने उसको क्या बनाया होगा, अद्भुत दिमाग के कारण उसको बुद्धिमान बनाया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज इरुडाइट। इसका मतलब होता है विद्वान, ठीक है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, इसमें आपने फाइंड करनी है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। इन चारों में से आपने बताना है कि किस पार्ट में आपके पास एरर है। तो इसमें आपके पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, टाइड देयर लक नहीं आना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिया है गैम्बलिंग स्टाइल वाज ए ग्रांड सक्सेस बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन। तो आपको पता होगा एवरीवन के साथ हम क्या यूज करते हैं, एवरीवन आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हिज, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा, इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेस इन द एग्जामिनेशन डिपेंड ऑन डैश हार्ड वर्क अलोन। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा द सक्सेस इन एग्जामिनेशन डिपेंड ऑन हार्ड वर्क, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब आपके हिंदी से क्वेश्चन है, दैट इज कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। इन चारों में से बताना कि कौन सा शब्द आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आपका तेज शब्द है वो आपका एक क्रिया विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। सॉरी, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए आना था। तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो स्थापना है वो आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्थान के आधार पर बताइए कौन सा इनमें से मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, ड और ढ, ठीक है। आपको पता होगा कि आपके उच्चारण के स्थान पर 9 तरह के आपके
वर्ण होते हैं। सबसे पहला आपका होता है कंठ, ठीक है। कंठ का मतलब कि आपके कंठ से जो आवाज आती है, ठीक है। तो इन इसमें आपके कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? स्वर में इसमें आ जाता है ओ और आ, और व्यंजन में आपका क वर्ग, और अंत सत में आपका कोई नहीं आता, और ऊष्म में ह, ठीक है। इसी तरह तालु में आपके पास ई और ई, और चवर्ग, और य और श, ठीक है। और मूर्धा में आपका री ऋषि और टवर्ग, ठीक है। और दंत में आपके पास आता है तवर्ग और ल और स। इस तरह ओष्ठ, ओष्ठ में आपके पास ऊ और ऊ और पवर्ग, ठीक है। और नासिका अर्थात नासिका से इसमें आपके पास ये वाले व्यंजन आ जाते हैं। और कंठ तालु में ए और ए, और कंठोष्ठ में ओ और ओ, ठीक है। दंतोष्ठ में केवल एक आता है व, ठीक है। इनको याद रखिएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, बिल्कुल ट्रू है। अब इसमें आपने बताना है कि जो आपका रचयिता है, आपने बताना है कि ये सही लिखा है या फिर इसके स्थान पर क्या आएगा इन चारों में से। तो इसके जो सही स्पेलिंग है वो हो जाएंगे ऑप्शन बी, रचयिता इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है देश प्रेम में कौन सा समास है? तो आपका जो देश प्रेम है उसमें आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। देश प्रेम का अर्थात है देश के लिए प्रेम, तो इसमें जो प्रेम है वो शब्द प्रधान है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इन चारों में से बताना है आपका कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज अम्बुज, ठीक है। अम्बुज इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है युयुत्सु। युयुत्सु का मतलब बताना है इन चारों में से क्या हुआ, ठीक है। युयुत्सु, तो युयुत्सु का मतलब होता है युद्ध करने का इच्छुक, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ उपमेय का निषेध करने पर उपमान का आरोप आरोप किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उपमेय का निषेध करने पर उपमान का आरोप किया जाता है, वहाँ पे आपका होता है अपहृति अलंकार, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, ठीक है। मतलब कि घर का जोगी आपका जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध, इसका मतलब क्या होता है? ये आपकी एक लोकोक्ति है। इसका मतलब होता है कि घर का जो ज्ञानी होता है उसको कोई सम्मान नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके कंप्यूटर से है, दैट इज वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अलोज टू टेक्स्ट विद ए मिनिमम ऑफ एफर्ट। तो आपने बताना है इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज रिट्रैक्ट, ठीक है। मतलब कि पुनः उसको स्थापित करना। नेक्स्ट है इन वर्ल्ड प्रोसेसिंग द एबिलिटी टू एडजस्ट स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर इज कॉल्ड। तो उसको हम कहते हैं कर्निंग, ठीक है। ऑप्शन बी डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कर्निंग। नेक्स्ट है a toolbar that contains button used for performing common action that is like opening हो गया आपका, सेविंग हो गया, और प्रिंटिंग। तो उस टूल बार को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, जो आपके मेनू बार से नीचे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो आपने बताना है कि इनमें से आपका वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो वर्ल्ड परफेक्ट भी आपका सॉफ्टवेयर है वर्ल्ड प्रोसेसिंग, वर्ल्ड पैड भी हो जाता है, एम एस वर्ल्ड भी। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एन का हम यूज़ किस लिए करते हैं? तो इसका यूज़ हम करते हैं टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, सॉरी न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम यूम इन एम एस ऑफिस, ठीक है। तो मिनिमम आपका होता है 10, और मैक्सिमम जूम आप कर सकते हैं 500%। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 10 और 500, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड रैप फीचर अलोज। तो आपने बताना है जो आपका वर्ल्ड रैप फीचर है वो क्या करता है। तो वर्ल्ड रैप आपका ऐसा फीचर होता है जो ऑटोमेटिकली मूव कर देता है टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन जब नेसेसरी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो आपका जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है उसमें जो आपका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज कितना शो करता है? वो आपका शो करता है 8 और 72, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम। तो सिलेक्ट करके आपको अगर 1 पॉइंट बढ़ाना है फॉन्ट का साइज, तो आप किसके द्वारा बढ़ा सकते हैं? तो आप जब कंट्रोल प्लस इस ब्रैकेट का यूज करेंगे तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको डिक्रीज करना है तो आप कंट्रोल प्लस से प्लस इस ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ कॉलमन। तो आपकी जो कॉलमन है उसकी स्मॉलेस्ट विड्थ होती है 0.5। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग। तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा आपका अवेलेबल नहीं होता फॉन्ट स्पेसिंग में। ठीक है, जब आप फॉन्ट स्पेसिंग पे क्लिक करते हैं तो आपका नॉर्मल शो करता है, कंडेंस्ड शो करता है और एक्सपेंडेड शो करता है। ठीक है, तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज लूजली आपका नहीं शो करता है फॉन्ट स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे जीके से है, दैट इज, भारत में प्रथम सैन्य शासन किसने शुरू किया। तो ये आपका शुरू किया था यवनों ने। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे उल्लिखित नदी कौन सी है। तो सबसे ज्यादा चर्चित नदी है वो आपकी है सिंधु नदी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो उसका आंसर होगा सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हनुमान प्रकार के सिक्के जारी किए। तो जो आपके हरिहर और बुक्का थे, उन्होंने 1337 ईस्वी के आसपास हनुमान प्रकार के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को आगरा शाह की नींव रखने के लिए जाना जाता है। तो जो आपके सिकंदर लोदी हैं, जो बहलोल लोदी के पुत्र थे, उन्होंने आगरा शहर की नींव रखी थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था। तो जो आपका कराची में अधिवेशन हुआ था 1931 में, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस सत्र में आपके मौलिक अधिकारों को रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो आपका अगस्त प्रस्ताव है, ये आपका आया था 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को आया था ये। और जो आपका पूना समझौता है ये आपका हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ये आपका हुआ था सितंबर में हुआ था ये 1932 में। ठीक है, कब हुआ था ये? 1932 में हुआ था। और जो आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन है, ये आपका नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच होता है, ये भी 1932 को हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हुआ है पुनः समझौता, जैसे जो हुआ है सितंबर में 1932 में। उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो आपका नवंबर और दिसंबर के बीच हुआ 1932 में। और अंत में आपका आ जाएगा अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, जो आपका अगस्त प्रस्ताव था, इसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा था कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। ठीक है, जिसके लिए हमने मना कर दिया था। तो ये भी फेल हो गया था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पहले, सबसे पहले पुनः समझौता आ जाएगा, पहले दो फिर तीन फिर एक। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है। तो आपका जो 73 संशोधन है, ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, अगला है कि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है। तो इसका निर्धारण वो आपके लोकसभा स्पीकर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो जो आपका पहला राजभाषा आयोग था उसके अध्यक्ष थे आपके बीजी के। ठीक है, जो आपका 1955 में आया था। 19 1955 में आपका आया था प्रथम राजभाषा आयोग। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे बीजी के। अगला है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो गणेश वासुदेव मालवंकर जी थे, वो आपके लोकसभा के पहले स्पीकर थे, जिनका टाइम पीरियड था 1952 से लेकर 1956 तक। ठीक है, अगला है कि 1976 में कोफेकोसा किन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया था। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो एक्सचेंज से रिलेटेड था ये, मतलब कि आपकी जो आर्थिक अपराध है उससे रिलेटेड लगाया गया था ये। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज आर्थिक अपराधों को नियंत्रित करने के लिए इसको लगाया गया था। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा पिडमेंट पहाड़ का उदाहरण है।
तो आपका जो पिडमेंट पहाड़ होता है, ये इस तरफ इसके पहाड़ होता है, और इस तरफ इसके जो पठार होता है, और इस तरफ इसके या मैदान होता है या फिर समुद्र वगैरह होता है, ठीक है। तो जो आपका मालवा पठार है, ठीक है, जो आपका मध्य प्रदेश के आसपास है, ये इसका उदाहरण है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, मालवा पठार। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में है। तो सबसे बड़ा जो एशिया का ट्यूलिप बाग है, दैट इज फूलों का बाग, ठीक है, वो आपका जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर में स्थित है वो, ठीक है। ये यहाँ राज्य नहीं आएगा क्योंकि आप जम्मू कश्मीर आपका क्या हो गया है, जम्मू कश्मीर अब आपका एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है। तो राज्य नहीं, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश आना था, ये गलती से मिस्टेक हो गया है। अगला है कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो आपका माजुली है द्वीप, ये आपका असम राज्य में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है। तो आपका जो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, इसको थर्ड पोल कहा जाता है क्योंकि इसका जो जलवायु है वो काफी विषम है, इसलिए इसको थर्ड पोल कहा जाता है। अगला है पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा स्थान व दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इन चारों में से बताना कि आपका जो सबसे ऊंचा बिंदु है पश्चिम घाट का, वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नामुडी, केरल, केरल, ठीक है, जो केरल में पड़ता है अन्नामुडी पहाड़। इसकी हाइट लगभग 2730 मीटर के आसपास है, ठीक है, जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट है। अगला है कि यदि रुपये की कीमत एक डॉलर में अगर 48 रुपये है और एक डॉलर में 47 रुपये 50 पैसे हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा। तो आपके डॉलर का मूल्यह्रास हो गया, ठीक है, तो उसे कहेंगे डॉलर का मूल्यह्रास। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिन वस्तुओं की मांग उनकी कीमत पर निर्भर करती है, वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो ये वस्तुएं आपकी बेबलेन वस्तुएं कहलाती हैं। अगला है कि 2001 से 2011 के बीच भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही। तो 2001 से 2011 के बीच जो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर थी, वो थी आपकी 1.64%, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जो आपका 500 रुपये का नया नोट है, उसका आकार क्या है। तो इसका आकार है 66 गुना 150, ठीक है। तो ऑप्शन ए जहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 66 मिलीमीटर गुना 150। जो आपका 500 रुपये का नया नोट है, इसको अंधे लोग भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें ब्रेल लिपि का इस्तेमाल भी किया गया है, ठीक है। अगला है भारत से निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर्स बोर्ड के पदेन गवर्नर के रूप में कार्य करता है। तो ये आपका करता है वित्त मंत्री, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। तो ये आपके नॉर्म्स मेयर थे, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, ठीक है, जो आपके ब्रिटिश पर्यावरणविद थे। अगला है कि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो जो आपका नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका मेघालय में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जिसे 2009 में यूनेस्को ने बायोस्फीयर में शामिल किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आपकी जो स्वेज नहर है, ठीक है, वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है विकसित देशों और विकासशील देशों को जोड़ने में। जो आपकी स्वेज नहर है, उसकी पोजीशन कुछ इस प्रकार है। ये आपकी स्वेज नहर हो गई, इस साइड इसके पड़ता है लाल सागर, और इस साइड इसके पड़ता है भूमध्य सागर, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ती है ये। इस तरह से ये विकसित देशों और विकासशील देशों को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की भूपट्टी पर प्रमुखता से पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो आपका तत्व है वो आपका पाया जाता है ऑक्सीजन, जो आपका लगभग 46% के आसपास पाया जाता है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के। उसके बाद पे सेकंड नंबर पे आपका सिलिकॉन आ जाता है, जो आपका लगभग 21% पाया जाता है। और थर्ड पे आपका आ जाता है एल्यूमिनियम, जो लगभग 8% पाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पृथ्वी की क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा पाया जाना मेटल या फिर हिंदी में कहें धातु कौन सी है, तो वो आ जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। सबसे पाया जाने वाला एल्यूमिनियम है, जो मेटल है। सबसे ज़्यादा तत्व पूछे तो ऑक्सीजन आ जाएगा। अगर पूछे सेमी मेटल तो आ जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन एक सेमी मेटल है। अगला है कि लेब्राडोर जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। तो जो आपकी लेब्राडोर जलधारा है, ये एक ठंडी जलधारा है, दैट इज शीत जलधारा। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। तो इन चारों में से बताना कौन सा जोड़ा आपका गलत है। तो फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। 38वीं समांतर रेखा
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ती है, बिल्कुल सही है। अगली है सिगफ्रेड रेखा, जर्मनी और फ्रांस को जोड़ती है, ये भी सही है। अगला है मैगनी नोट, जो फ्रांस और जर्मनी को जोड़ती है, ये भी सही है। अगला है 49वीं समांतर रेखा, जो अमेरिका और मैक्सिको को नहीं जोड़ती, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो ये है ये आपकी अमेरिका और कनाडा को जोड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो दप्पू नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है, काफी फेमस। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला है मत्तूर गांव, जहाँ के निवासी आज भी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है हमारे कल्चर के लिए। तो मत्तूर गांव बताना है किस प्रदेश में है? तो ये आपका पड़ता है तेलंगाना में, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। अगला है रूम रूम टेक मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका रूम टेक मठ है, ये आपका पड़ता है सिक्किम में, सिक्किम के गंगटोक में पड़ता है। ये आपका सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी अब करंट अफेयर से क्वेश्चन है, दैट इज गणतंत्र दिवस परेड 2022 में राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश की झांकियों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान आपका प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, जिसकी थीम थी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ, ठीक है। बहुत बड़ी जंग की थी इनकी। अगला है निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा 2022 जीती? तो ये जीती है आपकी राफेल नडाल ने, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ उन्होंने ये प्रतिस्पर्धा जीतकर इतिहास रच दिया है, वो 21 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। अगला है फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मिशन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये आपका प्रस्तावित किया गया है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है, दैट इज NGT, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस EIU की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा है 46वां, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर आपका रहा है नॉर्वे, ठीक है। इस सूची में पहले नंबर पर नॉर्वे रहा है, और लास्ट में आपका रहा है अफगानिस्तान, ठीक है। वहाँ की डेमोक्रेसी सबसे बेकार है। अगला है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का 146वें देशों में कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो है 136वां, ठीक है। लास्ट टाइम इसकी पोजीशन 139 थी। इस साल 3 पॉइंट का सुधार हुआ है भारत में। और फर्स्ट पोजीशन पे आपका रहा है फिनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूक्रेन में रूसी आक्रमण के कारण भारत ने यूक्रेन में स्थित अपना दूतावास को मार्च 2022 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया? तो उसको उन्होंने स्थानांतरित कर दिया है पोलैंड में, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके भारत रूस में फंसे हुए भारतीय थे, ठीक है, उनको बचाने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? तो वो मिशन बताइए आप कमेंट बॉक्स में, हमें कौन सा मिशन लॉन्च किया था भारत ने रूस में फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए, ठीक है। अगला है कि मार्च 2022 में घोषित 75वें बाफ्टा अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये फिल्म थी आपकी द पावर ऑफ डॉग, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक के पहले चक्र 2022 में किस राज्य ने पहला अंक प्राप्त किया है? तो अगर बात करें बड़े राज्यों की, तो इसमें पहला स्थान गुजरात ने प्राप्त किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो गुजरात के पीछे है वो आपके केरल और पंजाब है। अगर बात करें छोटे राज्यों की, तो उसमें जो गोवा है, ठीक है, वो पहले स्थान पर रहा है छोटे राज्यों में। नेक्स्ट अब आपके HPG से क्वेश्चन है, क्या है कि मंडी की ब्लह घाटी व सोलन की कुनिहार घाटी प्रदेश की किस पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में आती हैं? तो ये आपकी निम्न पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में आ जाती है दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध चैडविक झरना शिमला के जिले के किस स्थान के समीप है? तो ये आपका समर हिल के समीप है, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग ने हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की सिफारिश कब की थी? तो आपका जो 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य
गठन आयोग स्थापित किया गया था, ठीक है, उसमें जो हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की बात कही गई थी, जो बाद में रिजेक्ट हो गई थी, ठीक है। अगला है कि बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त आंदोलन कब चलाया गया? तो ये आपका चलाया गया था 1930 में। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस रियासत के राजा को 1877 के दिल्ली दरबार में नहीं बुलाया गया था? तो इन चारों में से बताना है किस राजा को नहीं बुलाया गया था। तो आपके जो जय सिंह थे, जो जिस्वा रियासत के राजा थे, उनको नहीं बुलाया गया था इसमें। नेक्स्ट है कि किस वर्ष सुकेत के लोगों ने कुशासन और बेगार की समस्याओं के लिए राजा को गद्दी से उतार दिया था और आंदोलन कर दिया था? तो 1924 ईस्वी में उन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश का स्थान ब्रह्मपुखर, जिसे हम बिलासपुर के नाम से जानते हैं, किसके लिए फेमस है? तो ये आपका सिलिका रेत के लिए फेमस है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सिलिका रेत। नेक्स्ट है सोलन जिले में जिप्सम धातु किस स्थान पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी कुठार में, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, कुठार। नेक्स्ट है हरि राय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो आपके हरि राय मंदिर है, ये आपके चंबा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तुरी जाति का मुख्य पेशा क्या है? तो जो आपकी तुरी जाति है उसका पेशा है बांस से ये जुड़े कार्य करते हैं, ठीक है। तो बांस से जुड़े सामान बनाते हैं, तो बांस कार्य करता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चंबा कमल की मूर्ति की चित्र जो 1765 में प्रसिद्ध है, में गुलेर से चंबा था, ठीक है। तो मतलब कि कौन कौन सा चित्रकार आना था, जहाँ गलत टाइप किया है थोड़ा सा। कौन सा चित्रकार काफी फेमस था उस समय? तो जो आपका निक्का चित्रकार था, ठीक है, वो काफी फेमस था चंबा कमल के लिए, ठीक है, चंबा कमल की मूर्ति के लिए। लास्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज पंडित जयवंत राव, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।